हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब इसमें हमें कुछ रेजोनेंस के स्ट्रक्चर दिए जाएंगे और उसमें हमें स्टेबिलिटी को फाइंड करना रहेगा कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कम स्टेबल है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताए थे। अगर आपको वो पता है तो आप उनके थ्रू आसानी से स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं वन बाई वन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन दोनों में हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे देखा जाए जो नेगेटिव चार्ज है वो O के ऊपर है और सेकंड स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो कंजुगेशन के थ्रू N के ऊपर पहुँच गया है। ऐसे ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जो नेगेटिव चार्ज है वो N के ऊपर आ गया, तो हमें बताना है किस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर O की EN वैल्यू अगर देखी जाए तो O की जो EN वैल्यू होती है वो 3.5 होती है और N की जो EN वैल्यू होती है वो 3.0 होती है। तो यहाँ पे O की EN वैल्यू ज़्यादा होती है, तो जिसकी भी EN वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज को उतनी अच्छी तरीके से अपने पास में रख पाएगा। तो यहाँ पर O की EN वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से O पर जो नेगेटिव चार्ज है वो आसानी से स्टेबल रह पाएगा और N की EN वैल्यू कम होने की वजह से नेगेटिव चार्ज इसके पास में उतनी अच्छी तरीके से नहीं रह पाएगा। तो जो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा वो फर्स्ट वाला ज़्यादा होगा, फिर होगा सेकंड वाला। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखा जाए ओ का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड में जो ओ का ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर होगा सेकंड वाला। एंड थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर देखा जाए ये एक लीनियर चेन दे रखी है, हालांकि इसमें कंजुगेशन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है वो एक साइक्लिक रिंग है और ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है और एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ समझ लो क्या है, बाद में एरोमेटिक जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब समझाएंगे पूरा क्या होता है। एरोमेटिक होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, पहली बात ये कि वो मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए एंड प्लेनर होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये, उसमें कॉन्टिन्यू कंजुगेशन होना चाहिए। कॉन्टिन्यू कंजुगेशन होने के बाद में वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ें अगर उसमें हैं तो वो कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक बोला जाएगा। तो ये सेकंड वाला कंपाउंड बेंजीन हमारी जो है वो एरोमेटिक हो गई, जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल होगा। तो बेंजीन ज़्यादा स्टेबल होगी, फिर फर्स्ट वाला होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन में देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है इसमें ज़्यादा हो गए, लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में क्या हुआ, कंजुगेशन के थ्रू यहाँ पर पाई बॉन्ड कम हो गए और इसमें आयन क्रिएट हो गए। तो जो भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है फर्स्ट वाले में एंड ये न्यूट्रल भी मॉलिक्यूल है तो ये हाईली स्टेबल होगा। तो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर होगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे ये हमें एक चेन दे रखी है और यहाँ पर भी एक चेन दे रखी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए इसका ये कंजुगेशन जो है वो पूरी की पूरी चेन में हो रहा है, वो भी कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे पूरी की पूरी चेन में कंजुगेशन पॉसिबल है, जबकि इस वाली चेन में क्या है, जो कंजुगेशन है वो केवल हाफ चेन में पॉसिबल है, क्योंकि अगर इधर से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस वाले ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर इधर से कंजुगेशन में पार्टिसिपेशन होता है तो इधर वाली पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाएंगे। तो देखा जाए इसमें कुल मिला के हाफ चेन में कंजुगेशन हो रहा है और हाफ चेन में और इधर वाले इधर के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के कंजुगेशन को क्रॉस कंजुगेशन बोला जाता है। क्रॉस कंजुगेशन बोला जाता है। और इधर इस तरीके के कंजुगेशन को जो कि पूरी चेन में हो रहे हैं इसे लीनियर कंजुगेशन बोलते हैं अपन। लीनियर कंजुगेशन, तो अगर इसमें स्टेबिलिटी को फाइंड करना हो तो जो लीनियर कंजुगेशन होता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। लीनियर कंजुगेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और ये जो क्रॉस कंजुगेशन है वो स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो देखा जाए इसमें स्ट्रक्चर जो हाईली स्टेबल होगा वो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, लीनियर कंजुगेशन वाला जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। एंड सिक्स क्वेश्चन में हमें बताना है CCl3 नेगेटिव एंड CF3 नेगेटिव में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो दोनों में देखा जाए क्लोरीन जो है इसमें क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा और यहाँ पर भी क्लोरीन माइनस आई लगाएगा और यहाँ भी क्लोरीन ये माइनस आई लगा रहा है और इसमें भी जो फ्लोरीन होगा वो भी माइनस आई लगाएगा।
लेकिन जो क्लोरीन होता है इसके पास में बैक एंड डी ऑर्बिटल मौजूद होता है। तो बैक एंड डी ऑर्बिटल मौजूद होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इसके साथ में कंजुगेशन में भी पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए क्लोरीन माइनस आई भी लगा रहा है एंड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी हो रहा है इसमें। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन के पास में कोई भी बैक एंड डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता है, तो यहाँ पे केवल माइनस आई ही लग रहा है, जिसकी वजह से जो स्टेबल होगा वो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर होगा सेकंड वाला, क्योंकि इसमें क्लोरीन माइनस आई भी लगा रहा है और इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी पॉसिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें एंथ्रासीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हमें इसमें स्टेबिलिटी फाइंड करनी कि कौन सा स्ट्रक्चर जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें देखा जाए ये जो हमें एक रिंग है, केवल एक रिंग ही ऐसी दिख रही है जो कि एरोमेटिक है, इसमें एक रिंग एरोमेटिक दिख रही है। और यहाँ पे देखा जाए सेकंड वाले स्ट्रक्चर में ये जो पाई बॉन्ड है ये दो रिंग के साथ में कॉमन है, इस वाली रिंग के साथ में भी कॉमन है और इस वाली रिंग के साथ में भी कॉमन है। तो यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग हो गई वो टू हो गई, क्योंकि पहली वाली भी हो गई एंड सेकंड वाली भी हो गई, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो दो रिंग के साथ में कॉमन है एक साथ। एंड थर्ड में देखा जाए इसमें भी पाई बॉन्ड जो है ये भी दो रिंग के साथ में कॉमन है, ऐसे। जब ये दोनों रिंग के साथ में कॉमन है तो यहाँ पर भी हमें एरोमेटिक रिंग दो मिल गई एंड लास्ट में केवल हमें एक ही एरोमेटिक रिंग मिली है, केवल एक एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे देखा जाए सेकंड एंड थर्ड में जो है नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सेकंड और थर्ड जो है वो इक्वल स्टेबल होंगे, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग मिल रही है। तो सेकंड एंड थर्ड जो होंगे वो सेम स्टेबल होंगे एंड उसके बाद में जो होंगे वो फर्स्ट एंड फोर्थ होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग एक है। उसके बाद में होंगे फर्स्ट एंड फोर्थ, ये होगा इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगले क्वेश्चन में हमें अल्फा नेप्थॉल दे रखा है, अल्फा नेप्थॉल के हमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो अल्फा नेप्थॉल जो होता है उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 10 बनते हैं, 10। ठीक है, तो वन बाई वन इनको बना लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, जस्ट इधर शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो अगला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। फिर अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर अगले स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। फिर अगली स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे देखा जाए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है, इधर ओ की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है और इधर पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो एक स्टेप में ये ओ की तरफ इधर शिफ्ट हो जाएगा और अगली स्टेप में इधर शिफ्ट कर लेंगे अपन। ठीक है, तो पहले अगर ओ की तरफ ये शिफ्ट होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ओ नेगेटिव, क्योंकि इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगली स्टेप में अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ अगर शिफ्ट करते हैं, इसे नेगेटिव चार्ज है इसको पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ अगर इधर शिफ्ट किया जाए तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड ओ
और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। फिर अगली स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर अगली स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वैसा बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ। फिर अगली स्टेप में इस बॉन्ड के नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बन जाएगा इसमें। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ। फिर स्टेप में अगली स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इधर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, सॉरी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा ओ नेगेटिव। ठीक है, तो कुल मिला के आपके कितने स्ट्रक्चर बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके 10 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है अल्फा नेप्थॉल के। तो आप लिख सकते हो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 10 पॉसिबल है अल्फा नेप्थॉल के। ठीक है, फिर अगले स्टेप में है बीटा नेप्थॉल। तो हमें बीटा नेप्थॉल के भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बीटा नेप्थॉल के जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं वो 9 बनते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो 9 बनते हैं। तो इसके भी 1 बाय 1 ड्रॉ कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्या होगा, इस ओ के नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इधर शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, सॉरी इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट भी शिफ्ट हो सकता है, राइट भी शिफ्ट हो सकता है। तो एक एक तरफ दोनों तरफ शिफ्ट करके देख लेते हैं। पहली बार ये अगर राइट शिफ्ट होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड। तो अगली स्टेप में क्या होगा, इस बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ओ नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। ये इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट करते हैं, तो अगर इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ,
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। फिर अगले स्टेप में जो नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। फिर अगली स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये इसका फाइनली स्ट्रक्चर बन गया। तो कुल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो 9 पॉसिबल है बीटा नेप्थॉल के। ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो क्या आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हुआ है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। फिर अगली स्टेप में क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें हमें बताना है क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कि नहीं है। तो इसमें देखा जाए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा है वो है टैटोमेरिज्म का। टैटोमेरिज्म का टैटोमेरिज्म जो होती है वो एक आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है। वो जब आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी से इसमें इतना जान लो टैटोमेरिज्म में क्या होता है, जो कीटो होता है वो हमारा इनॉल में कन्वर्ट होता है बस। तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इसमें ये जो कीटो ग्रुप होता है ऐसे वो इनॉल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड OH बन जाएगा यहाँ पे। अब इसका क्या मैकेनिज्म होता है, क्या प्रोसेस होता है वो टैटोमेरिज्म में ही समझाएंगे। अब इसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना जान लो। अगला क्वेश्चन है 12 जिसमें बताना है लीस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। तो इसमें देखा जाए हमारे पास में पहला कंपाउंड है, इसके पास में क्या है 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है एंड ये साइक्लिक रिंग भी है एंड प्लेनर भी है एंड कॉन्टिन्यू कंजुगेशन भी हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जो हो गए हमारे ये एरोमेटिक हो गए। तो जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, बता चुके पहले। एंड जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ये एरोमेटिक नहीं है, तो जिसकी वजह से ये जो होगा ये वाला सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होंगे वो हाईली स्टेबल होंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन में हमें फिनॉल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। तो यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो है वो दोनों के दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं, केवल इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड जो होते हैं वो पूरी की पूरी रिंग में मूव करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेबल देखा जाए हाईली स्टेबल जो होंगे वो फर्स्ट एंड फिफ्थ होंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ जो होंगे वो सेम इस तरीके से स्टेबल होंगे और हाईली स्टेबल होंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है। एंड सेकेंड थर्ड और फोर्थ में देखा जाए इसमें सेकेंड हो गया और फोर्थ हो गया, इन दोनों में जो चार्ज का जो सेपरेशन है वो कम है, अपोजिट चार्ज का सेपरेशन जो है वो कम है। अगर अपोजिट चार्ज का सेपरेशन कम होता है तो इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सेकेंड एंड थर्ड उसके बाद स्टेबल, सेकेंड एंड फोर्थ उसके बाद स्टेबल होंगे एंड थर्ड जो होगा सबसे लास्ट में स्टेबल होगा जाके। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपोजिट चार्ज का सेपरेशन है वो ज़्यादा है। अपोजिट चार्ज का सेपरेशन जैसे जैसे ज़्यादा होता जाता है उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा कम होता जाता है। ठीक है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।